बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, कल एशिया कप का फाइनल होने जा रहा है जो भारत और श्रीलंका के माबैन होगा। गुज़श्ता कल हमने बातचीत करनी थी पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बाद, लेकिन उसके ऊपर एक लाइव ट्रांसमिशन की वजह से हम कल प्रोग्राम नहीं कर सके। तो दिल के फफोले तो जलाने हैं, जो सीने के दाग से जले, तो उसके ऊपर कुछ तबसरा करेंगे कि हमारी जो कारकर्दगी थी वो मनफी कहाँ पे रही, किसकी गलती थी जिसके बायस हम वो मैच हारे और फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके। हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि फाइनल में भारत के साथ जाके मुकाबला करते और भारत के साथ जो हजीमत का हमें सामना करना पड़ा था उसका जवाब तलब करते, लेकिन हम वो मैच जो हार गए हैं, तो उसके बाद श्रीलंका जो फाइनल में पहुंच चुका है, तो भारत के लिए कितनी परेशानी है और हमारे लिए सीखने का कितना मौका है। तब्दीलियां की गई थीं, वो तब्दीलियां हमारे हक में रहीं तो किस हद तक रहीं, और अगर हमारे हक में नहीं रहीं तो किन वजूहात की बुनियाद पे नहीं रहीं। पहले जो मैच है वो 45 ओवर्स तक महदूद किया गया क्योंकि ताखीर के बाद शुरू हुआ था, फिर 42 ओवर्स कर दिए गए, फिर पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 252 रन बनाए और फिर DLS के तहत एक नंबर और कम कर दिया गया, तो 252 रन ही श्रीलंका ने बनाए और यूं वो मैच जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। अब इसी के ऊपर तबसरा करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, हमारी इधर कोलीग हैं, वो कह रही हैं कि नेल बाइटिंग मैच था ये जो पाकिस्तान और श्रीलंका का था। मैंने कहा हम तो जिगर चबाने वाले थे, नेल बाइटिंग तो बहुत दूर की बात है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मैच हुआ है, इस मैच में खामी क्या रही है कि हम श्रीलंका के हाथों हार चुके, 4 तब्दीलियां भी कर लीं, आपकी चाहत भी किसी हद तक पूरी हो गई कि अब्दुल्ला शफीक को शामिल कर लिया गया, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैच हमारे हाथ से निकल गए। देखें यासर, इसमें तो काफ़ी गलतियां भी हुई हैं और उसके बाद जिस टीम की आप 5 चेंजेस करें तो उसका कॉम्बिनेशन फौरी तौर पे बनाना इतना आसान नहीं होता। इसके साथ देख लें आपने, इंडिया ने 3 चेंजेस किए और वो बांग्लादेश जैसी टीम से हारा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो कुछ मैचेस को इकट्ठा खेलने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में देखें, ऑन द डे इमामुल हक अनफिट हो गया, उसका तो पता ही नहीं था कि ही इज़ फिट और नॉट, तो उसकी जगह फिर फ़खर को खिलाना पड़ा जो आउट ऑफ फॉर्म था। एक दफ़ा उसने फिर आउट ऑफ फॉर्म का मामला किया, तो उसमें उसके बाद फिर दूसरी जो चेंज इन्होंने गलत किया, ये फ़हीम अशरफ को टीम से निकाल दिया और उसकी जगह फिर दूसरे आप बॉलर ले आए। आपने देखा कि जो आपका चेंज इसकी जगह हुई है वसीम जूनियर, वो कई दिनों से तो मैच खेला ही नहीं था। फ़हीम तो ही वॉज प्लेइंग फ्यू मैचेस इन द पास्ट, और उसके बाद फिर सीनियर जो बॉलर थे नसीम और हारिस, इनकी गैर मौजूदगी में तो इसका खेलना ज़रूरी था, कंटेन भी करता है। तो ये काफ़ी चेंजेस हुई हैं। उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि टॉस के ऊपर कि जब 2 दिन से पिच कवर थी और बारिश भी थी, तो पिच में नमी डेफिनेट होती है, और उसमें हमने देखा है कि इससे प्रीवियस मैच जो इंडिया से श्रीलंका का हुआ था, उसमें बाकायदा शुरू में ब्रेक होती है, टर्न होता है और मुश्किल पड़ती है किस तरह भारतीय टीम स्पिनर के आगे आउट होगी शुरू में। तो ये देखते हुए मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स कैप्टन को चाहिए था पहले बॉलिंग कर लेते, और आपने देखा होगा कि पहले 25 ओवर तक पाकिस्तान के बैट्समैन बड़ी मुश्किल में रहे, गेंद काफ़ी टर्न भी हुआ और लो भी रहा। तो इसका ये देखने के लिए मैं ये कहूँगा कि एक तो सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि कसूरवार मिकी आर्थर भी है जो डर्बी में बैठा है, हेड कोच है। हेड कोच को जो होना ज़रूरी होता है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि PCB को चाहिए था कि इंतज़ाम जो उनका सेलेक्टर है मेन, उसको फौरी तौर पे बुलाते श्रीलंका में। उसके बाद जो इनका थिंक टैंक है जो पैसों की खातिर अमेरिका तो फिरता रहा है, मिसबा और हफीज़, एशिया कप शुरू था एंड दे वर इन अमेरिका कि पैसा हमने कमाना है, हमें पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं। तो इनको भी फौरी तौर पे भेजना चाहिए था कि क्योंकि जो बाबर आजम अकेला सारे फैसले कर रहा है, तो ये 3 कैप्टन पाकिस्तान के रहे हैं और मंजे हुए प्लेयर भी हैं, इनको चाहिए था वहाँ पहुँच के गाइड करते। ये अंग्रेज़ों को क्या पता इन पिचों का, और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी काफ़ी गलतियाँ हमने की हैं। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद फिर एक दफ़ा फाइट बैक किया है। नेल बाइटिंग हार्ट की जो आपने बात की है बिल्कुल सही है, और पोजीशन आ गई थी कि शायद पाकिस्तान ये मैच अपना ले जाए, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एज निकला है वो जिसने एज पे सारा चौका ना मामला। होता तो हम तो जीत का जश्न तैयार करके बैठे हुए थे कि इधर पाकिस्तान मैच जीतता और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जश्न होता, क्योंकि जिस तरीके का पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है यही एक जश्न का मौका था हमारे पास, वो भी हाथ से निकल गए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो उसके बाद फिर फील्ड प्लेसिंग आप देख लें, 1 या 2 रन चाहिए थे उनको, 2 रन जीतने के लिए, 1 रन लेवल करने के लिए। तो फील्ड प्लेसिंग फिर लेग की तरफ को फील्डर ही नहीं रखा, और सिंगल रोकने के लिए इनको चाहिए था कि काफ़ी फील्डर आगे ले आते और सिंगल रोकते। अगर सिंगल नहीं रुकता तो फिर तो टाई हो जाना था, मैच दोबारा होना था जो सुपर ओवर होते हैं। और अगर दो हो जाते तो फिर तो वैसे ही आप डीप फील्डिंग करके, और उसमें मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की फील्डिंग इतनी नाकस रही है कि वो 1 के 2 लेते रहे हैं, और जहाँ कोई रन नहीं होता था हाथों से सिंगल रहते रहे हैं। इसके ऊपर मैं कहूँगा कि कुछ करना पड़ेगा कि ये 2 रन, और आप श्रीलंका का देख लें कि अगर 1.5 रन होता था तो 1 लेते थे हम, 2 ले ही नहीं सकते। वो तो शुक्र करते हैं अल्लाह का कि आखिर में एक अच्छी पार्टनरशिप लगी जिससे स्कोर अच्छा हो गया, वरना तो मैं कहूँगा 250 रन वाज ए गुड स्कोर 42 ओवर का जी। वरना इज्जत वो भी नहीं रहनी थी जो भारत के साथ मैच के हवाले से हुई है। वो एक एज ने हमें मरवा दिया, वरना हम तो फाइनल में पहुंचने ही वाले थे। सरफराज नवाज साहब, आप क्या समझते हैं अब्दुल्ला शफीक की जो शमूलियत करवाई गई इसमें, वो कितना खूबसूरत इजाफा था? देखें, उससे तो मैं कहूँगा कि बेस बना है, और शुरू में जो शफीक और उसके बाद फिर कैप्टन बाबर ने एक अच्छी पार्टनरशिप करके अच्छा स्कोर की बेस बना दी थी। वरना तो फ़खर जमान फिर एक दफ़ा फिर मिजरेबली फेल्ड, और उसको पता नहीं क्यों फिर डाला, नीचे से किसी और को आप ओपन करवा देते, या जो 87 किया 80 और, तो वो भी ओपन करते रहे हैं। लेकिन फ़खर जमान का मुझे समझ नहीं आई कि इनके दिमाग में हुआ क्या हुआ है कि बार बार उसको फेलियर को दोबारा ला रहे हैं। एक अननोन बैट्समैन को खिला लेते। तो एनीवे, दूसरा मैं ये कहूँगा कि मुझे ये समझ नहीं आई कि जब इसी पिच के ऊपर श्रीलंका के बॉलर स्पिन भी कर रहे थे, टर्न अच्छा भला हो रहा था, और पाकिस्तान के बैट्समैन मुश्किल में भी थे शुरू में, तो पाकिस्तान के बॉलर, आप शादाब की बात कर लें और नवाज की बात कर लें, इनका गेंद स्पिन ही नहीं हुआ। ये मुझे शादाब के बारे में तो बात कप्तान जी ये हो रही है कि शादाब सिर्फ कलाई घुमाने पे कोशिश कर रहे थे, वो उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वही जो पहले मैंने पिछले बात पहले भी डिस्कस किया था कि ही वाज पैनिकिंग हिमसेल्फ। वो एक दफ़ा भाग के फौरी तौर पे, अभी बैट्समैन सेट भी नहीं होता था तो बॉलिंग करने के लिए वो भाग पड़ता था। इसको ज़रा पीसफुली करना चाहिए था, आराम करके और देख के टाइम ले के बॉलिंग करनी चाहिए थी। लेकिन वो इतना तेज़ी और पैनिक, और उसके बाद फिर तेज़ वो मारता रहा है, जिससे मैं कहूँगा कि टर्न होना मुश्किल होता है। 1-2 उसने फ्लाइटें दी थी और बीट भी हुआ है, टर्न भी हुआ है। तो लेकिन उसके बाद ये देखने में आया है। और दूसरी तरफ मैं देखूं कि ये उनका बल्लेगा जो है, उनका लेग स्पिनर का और दूसरे लेग स्पिनर के गेंद लेफ्ट आर्म जो थे अच्छे बोले, टर्न हो रहे थे और बीट भी हो रहे थे। लेकिन हमारा नवाज ने इतनी कोई टर्न नहीं कराई, 1-2 ऑफ स्टंप के बाद टर्न करवाता रहा, लेकिन वो रेगुलर इस तरह विलेल आगे के बारे में बात ही हो रही है कि विलेल आगे ने इस मैच के अंदर उंगलियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है, जिसकी वो कलाई के ऊपर जोर कम रखते थे, उंगलियों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, जिसकी वजह से उनके स्पिन्स बहुत ज्यादा होते रहे। और यही सूरत हाल हमें भारत के मैच में भी देखने को मिली थी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और वो यंगस्टर है अभी, और हमारा नवाज तो देखें काफ़ी देर से क्रिकेट खेल रहा है और बड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो इसको तो इससे ज़्यादा टर्न करनी चाहिए थी। और कम अज़ कम बॉलिंग तो उसने इतनी बुरी नहीं की, और आखिर में पता नहीं एक शायद उसका ओवर बचा हुआ था, वो क्यों नहीं करवाया। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि जो ये 5 चेंजेस किए हैं इन्होंने लगातार, और उसमें तो फिर टीम का कॉम्बिनेशन बनाना इतना आसान नहीं होता। और उसके बाद फिर फ़हीम को खिलाना ज़रूरी था,
इन व्यू ऑफ के जब आपके मेन बॉलर ही नहीं है तो उसके बाद एक एक्सपीरियंस बॉलर तो बीच में रखते। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि फ़खर जो अपना आपका कैप्टन है बाबर, उसको अकेला ही छोड़ दिया, उसके साथ कोई सपोर्टर तो रखते। जैसे मैंने कहा, इंतजाम या ये दूसरे दो जो थिंक टैंक के हैं इनको फौरी भेजना चाहिए था ताकि वो कोई उनको सपोर्ट मिलती बाबर को। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब ने जो सीनियर प्लेयरों को बुलाया है और कोई डिबेट होगी कि कहाँ गलतियाँ हैं और वर्ल्ड कप के लिए हमने क्या करना है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। तो उसमें मैं ये कहूँगा रिस्ट्रक्चरिंग अब ज़रूरी है। वो थिंक टैंक जो दो आदमियों का बना हुआ है, मिसबा और हफीज़ का, इसको बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इनको तो परवाह ही नहीं थी। ये तो अमेरिका अपना पैसा बना रहे थे, उधर एशिया कप शुरू हुआ था। चेयरमैन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर गौर करें कि जो आदमी ज़ाती मुफाद के लिए अपना आया हुआ है पीसीबी में, उसको तो फारिग करके इसमें तो आपको और लोगों को लाना चाहिए और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी फौरी बनाएं। उसके बाद दूसरी चीज़ों में एक व्यू पॉइंट बना के सामने रखें और उसमें देखें किस किस को आपने फिल इन करना है। तो इस तरह तो मामले जो रिलैक्स हो गए हैं और चेयरमैन इज़ टू काइंड टू देम। तो मेरा ख्याल है सख्ती करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसमें मैं भी कोई अपना व्यूज़ पॉइंट लिख के भेजूँगा, क्योंकि मेरा भी 50 साल का तजर्बा है अल्लाह की मेहरबानी से और मैं काफ़ी अच्छी विजन रखता हूँ क्रिकेट के अंदर। जी सरफराज साहब, हम बात अगर करते हैं तो वो मुखालिफत में नहीं या तनकीद अगर की जाती है तो वो सिर्फ बराए तनकीद नहीं है, कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहा है। मोराल बुलंद होता है शायकीन क्रिकेट की स्पोर्ट से या मैनेजमेंट की स्पोर्ट से, लेकिन बाबर की कप्तानी के ऊपर अब बेशुमार बातें हो रही हैं। तो क्या आप इसे मनफी तर्ज अमल के तौर पे लेंगे या इसे इस्लाह के तौर पे लेंगे, और अगर इस्लाह के तौर पे ले रहे हैं तो क्या मशवरा देंगे बाबर को? देखिए, मैंने जब अर्ली ऑन कहा है कि बाबर को आपने अकेला छोड़ दिया है, उसके साथ ना तो हेड कोच है, वो डर्बीशायर में बैठा हुआ है मिकी आर्थर, और वहाँ से क्या बताएगा कि पिच देखनी है, मौसम देखना है, उसके बाद ये क्लाउडी मौसम है, पिच में घास है नहीं है। तो ये इस तरह का मामला थोड़ा चलता है, यहीं से फेलियर शुरू हो जाता है कि आपका हेड कोच ही नहीं है। नहीं, वैसे कप्तान जी एसओपीज होते क्या हैं जब आप डॉलर्स के अंदर उनको पे कर रहे हो और बड़ी मिकदार में पैसा भी जा रहा हो, लेकिन जब मैच हो रहा हो और एक बड़ा इवेंट हो रहा हो तो मैनेजमेंट का बंदा कोई ना वहां पे बैठा हो, पीसीबी चेयरमैन वहां पे बैठे हुए हैं, हेड कोच वहां पे नहीं है, दूसरे कोचेस नहीं है, थिंक टैंक नहीं है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं बनता? यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब हेड कोच नहीं था तो फौरी तौर पे यहाँ चाहिए था कि ये जो थिंक टैंक बना हुआ है ये अपना चेयरमैन को मैसेज भेजते हैं कि अब बाबर आजम अकेला है, उसका कोई साथ नहीं है, उसके साथ कोई मशवरे करने वाला नहीं है, तो हम एक्सपीरियंस लोग हैं, ये मिसबा, हफीज़ और इंजमाम, हम तीनों को उधर बुला लें ताकि हम इसको गाइड तो करें। और उसके बाद जब पानी का वक्फा है, उसके बाद जो थोड़ा टाइम मिलता है टॉस से पहले, तो हम बता सकें कि पिच कैसे खेली, क्योंकि इनका तजर्बा बाबर आजम से बहुत ज़्यादा है। और फिर कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक मिलके एक आप फैसला करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ राय आके एक अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की मैं कहूँगा फुकदान था। और उसके बाद तो अब जो चेयरमैन ने अब प्लेयरों को बुलाया, सीनियर प्लेयर जो है, और ये डिबेट होगी तो उसमें अब निशानदेहियाँ ये होंगी, मुख्तलिफ दिमागों की जो राय है वो एक अच्छी हिकमत अमली बनाने पर मजबूर भी करती है और उसका उनसर भी पैदा करती है, लेकिन वहां पे वो कमी देखी गई है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जो गुज़श्ता दिन का मैच है उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे और जो कल फाइनल होने वाला है उसका भी तज़किरा करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, किस्मत है कहाँ किससे मिलवा दे, किससे जितवा दे, किससे हरवा दे,
भारत जो है वो बांग्लादेश से मैच हार गया, और बांग्लादेश से मैच हारा है तो बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका से मैच जीती हुई है। अब आप ये सूरत हाल में देखें कि भारत जब फाइनल के अंदर जाएगा तो श्रीलंका के मध्य मुकाबिल है, और ओडीआई हिस्ट्री के अंदर भारत पहली बार अगर पूरी टीम आउट हुई तो किसके हाथों हुई? वो स्पिनर्स के हाथों हुई। और स्पिनर्स किसके? वो भी श्रीलंका की टीम के। फाइनल किसके साथ? श्रीलंका के साथ। होम ग्राउंड किसका? श्रीलंका का। क्राउड किसका? चार्ज श्रीलंका का। अब देखिए कि फाइनल में क्या होता है, लेकिन फाइनल की बात तो बाद में करेंगे। कल के दिन जो भारत और बांग्लादेश का मैच हुआ है उसके कुछ मनाजिर देखिए कि जिसमें भारतीय टीम जो है वो 6 रन से हारी है और पूरी टीम आउट हो चुकी थी 49.5 ओवर्स में। अब कल जब भारत की हार हुई तो उसमें तब्दीलियां करने वजह की हार हुई, या फिर आसाब पे ज्यादा जीत सवार की हुई थी इसलिए हार हो गई? इसी पे बात करते हैं। सरफराज साहब क्या राय रखते हैं? कल तब्दीलियों की ही वजह समझते हैं भारत की हार को, या कुछ और वजह? बिल्कुल, तब्दीलियाँ करने से देखें कॉम्बिनेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है और उसमें कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें फिर गलतियां भी होती हैं। तो भारत ने ये बड़ा मामला इजी लिया है। और उसके बाद मैं कहूँगा कि इनका जो एक पहले मेन बैट्समैन था सूर्या कुमार यादव, वो बड़ा पुअर खेला है। उसने तो हर गेंद पे स्वीप कर रहा है, आउट होते होते बचता है। मैं हैरान हो गया हूँ कि इतना अच्छा प्लेयर उसको क्या हो गया है। दूसरा जो चेंजेस किए हैं उसके बाद फिर आप सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं तो रोहित शर्मा के बारे में आपकी क्या राय है? जी, रोहित शर्मा के बारे में आपकी क्या राय है, कैप्टन के बारे में? शर्मा तो देखें अब तो वो डाउन द हिल है, कभी उसका स्कोर हो जाता है और वो इतना जैसे पहले खेलता था उसका देखें ओडीआई में 240 और या 200 के ऊपर दो दफ़ा स्कोर किया हुआ है। तो एक ज़माने में तो उसकी क्या शान थी एज ए बैट्समैन, लेकिन अब तो आप देखें वो स्कोर करे तो दुआ मांगते हैं कि कोई थोड़ा सा स्कोर कर ले जाके। ये हालात हो चुके हैं जी। तो शुभमन गिल सेंचुरी फिर, शुभमन गिल कितना की प्लेयर है उनका, और वो आगे चल के किसको रिप्लेस कर सकता है? देखें मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैच पाकिस्तान का भी जब था तो मैं उस वक्त भी कहा था कि गिल इज देयर की प्लेयर, और वो जब बड़ा स्कोर करता है 100 पे आउट नहीं होता, 100 के बाद फिर बड़ा स्कोर लेके जाता है बिग 100। तो वो तो इस वक्त मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, और लगातार उसने ओडीआई में 2-3 लगातार सेंचुरी भी की हुई हैं। और ये अब दोबारा उसने जो कल परफॉर्मेंस की है तो मैं कहूँगा एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन दूसरे प्लेयरों ने कोई उसका साथ नहीं दिया, जल्दी आउट होते गए हैं। और उसके बाद फिर एक मजाक के तौर में मैं बात करता हूँ, दोस्तों में बैठा हुआ था तो एक आदमी वहाँ दोस्त ने बोला, उसने कहा जी इंडिया ने रेट बढ़ाने के लिए मैच आ रहे हैं। तो ये एक मजाक वाली बात थी। तो एनीवे इस तरह की चीज़ें लोग ऐसे व्यू पॉइंट करते हैं। तो मैं ये बता दूं कि इसके बाद थोड़ी सी मैं बात करूंगा यासर अबाउट द पाकिस्तानी फिटनेस के ऊपर, कि फिटनेस के ऊपर पाकिस्तान का मियार क्या हो गया है और क्यों अनफिट प्लेयर होते हैं जी। तो आप क्या समझते हैं फिटनेस के ऊपर तवज्जो फिर किस तरीके से दी जा सकती है? मैंने आपको याद होगा कि पहले भी बात की थी कि बायोटेक्निकल बायोमैकेनिकल तरीके से लोग सीखते हैं, और अब कमेंट्री पैनल के अंदर भी अगर है तो ग्राउंड में जो कमेंट्री हो रही है वो तो बताया जाता है कि हाथ का खम कितना है, इसका कंपैरिजन किस बॉलर्स के साथ किया जा सकता है, जिस तरह मलिंगा के साथ भी श्रीलंकन बॉलर का कंपैरिजन किया जा रहा था। तो जब इस तरीके से तमाम तर जिद्दत पसंदी आ रही है तो हम में क्यों नहीं आती? हम क्यों नहीं वीडियोस देखते और हम क्यों जावियों के ऊपर क्रिकेट को नहीं सीखते? देखें ज़्यादातर तो टेंडेंसी अब हो गई है कि हम पैसा कमाएं, और 4 ओवर के मैचेस के अंदर ये हमारे प्लेयर फिटनेस लेके निकलते हैं कि 4 ओवर कराने हैं, 2 पहले 2 बाद में। और इसमें लेकिन अब आप देखें कि ओडीआई में 10 ओवर्स हैं और उसके बाद फिर आपको 2 या 3 सेशन में 10 ओवर करने पड़ते हैं। तो यह मैं कहूँगा कि फ़िज़िकल कंडीशन इनकी इम्प्रूव होनी चाहिए। और दूसरा आप देखें कि हसनैन और एहसानुल्लाह अभी तक अनफिट फिर रहे हैं इतनी देर से, उनका पता ही नहीं है कि उनकी फ़िटनेस है क्या, इनके कौन से फिजियो हैं, इनके कौन से डॉक्टर हैं, क्या ये ट्रीटमेंट करते हैं। इससे पहले भी देख लें जब शहनशाह अफरीदी अनफिट हुआ था तो उसको भी ये 6 महीने साल लेके फिरते रहे हैं, और उसके बाद तो फिर शायद अफरीदी ने ये मामला टेकअप किया, पर्सनली इंग्लैंड भेजा और वहाँ फिर
खुद इलाज करवा के फिट करवा के लेके आए। तो उसके बाद शहनशाह अफरीदी ज़बरदस्त बॉलर अब बॉलिंग कर रहा है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे इतने 16 प्लेयर बना दिए हैं और हर ओवर के बाद पानी पी रहा है, कोई केले खा रहा है। बेबी हम जब खेलते थे तो हम तो 50 ओवर एक इनिंग में करते थे, मैं और इमरान। सारा दिन एक तरफ बॉलिंग वो एक तरफ मैं करता और 8 गेंद का ओवर होता था। और तो मैं ये कहूँगा कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी खिलानी चाहिए ताकि कम अज़ कम ये मैक्सिमम मैच डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलें 4 रोज़ा के, और उसके बाद ओडीआई। और ये जो अपना पैसा कमाने निकल जाते हैं, अभी भी आप देख लें कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी पाकिस्तान में, तो ये T20 कोई कनाडा गया है, कोई अमेरिका गया है, कोई दूसरे मुल्कों में गया हुए हैं, श्रीलंका गया हुआ है। और ये भी मजाक आप छोड़ें, अब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। बेशक चेयरमैन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके पैसे डबल से ट्रिपल कर दें, लेकिन मुल्क के लिए खेलें और मुल्क के अंदर रहें। जो मुल्क की क्रिकेट हो रही है उसके दौरान दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो अब्रॉड टू प्ले एनीवेयर एल्स। जी, लेकिन आप समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो वो बाहर जाके खेले भी, और अगर खेले तो उसके एसओपीज वही होने चाहिए? नहीं, देखें ये साउथ अफ्रीका ने शुरू किया है कि जो बाहर इनके पाकिस्तान टीम गई हुई थी साउथ अफ्रीका, तो उनके जो प्लेयर थे आईपीएल में गए हुए थे, और आईपीएल में उन्होंने कहा था कि इतने परसेंटेज हम क्रिकेट बोर्ड को देंगे। ये बोर्ड उसका लालची था, और वहाँ से तो आपको पता ही है सारे जुए के मामले शुरू हुए हैं साउथ अफ्रीका को पैसे के लालच में। हंसी करोनिया आपके सामने जहाज क्रैश में मार दिया गया। उसके बाद गिब्स जो है उसका इंडिया में केस अभी भी पेंडिंग है, गिरफ्तार हुआ था, फिर वो जमानत पे अपना वापस गया, तो अब वो इंडिया जा ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें वहीं से रेट भी वहीं से खुलती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी क्रिकेट बेहतर करें, अपनी फिज़िकल कंडीशन बेहतर करें, इनको रनिंग कराएं। ये एक जिम अपना अंदर इन्होंने बनाया हुआ है, जिम के अंदर चले जाते हैं। जिम के अंदर आप लेना क्या है, आपको कोई बॉडी बिल्डर है, आप अगर करना है तो साइकिलिंग कर लें जिम के अंदर जाके, वरना तो आउटफील्ड आप 8-10 चक्कर स्टेडियम के लगाएं जाके। अकेडमी के अंदर ये खेलते हैं, अकेडमी के अंदर कितनी फिजिकल फिटनेस हो सकती है, कुछ भी नहीं। तो स्टेडियम के अंदर इनको मैं जो लेके जाता था स्टेडियम के अंदर, वहाँ रनिंग, वहाँ लंबे रन से बॉलिंग सीरीज करवाता था। एक दफ़ा बारिश होगी तो मैंने साथ ही वह एक स्ट्रिप बनी हुई थी हॉकी स्टेडियम के साथ फुटबॉल स्टेडियम में, तो मैंने 70 मीटर की इनकी रनिंग 2-3 करवाई, तो सब उल्टियाँ कर रहे थे। इनकी फिजिकल फिटनेस है ही नहीं। तो ये मैं कहूँगा फिजिकल फिटनेस के ऊपर अगर जोर दें तो उसके बाद मैं कहूँगा कि ये बेहतर अपना रिजल्ट आप ले सकती हैं। और उसके साथ साथ सीरियस अपना होना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि कोई बॉलर आउट करता है वो 2-4 दिन नखरा करके मैच ही ना खेले। इस तरह देखिए हम काउंटी क्रिकेट। अच्छा, अगर फिटनेस की बात की जाए तो आपको इस वक्त, अगर फिटनेस की बात करें तो श्रीलंका की टीम जो है वो आपको किस हद तक फिट दिखाई देती है? देखें श्रीलंका की टीम तो आउट ऑफ वर्ल्ड कप थी और वो क्वालिफाइंग राउंड के अंदर खेल रही थी। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को लगातार हराया और जिम्बाब्वे और दूसरी टीमें जितनी भी थी अनबीटन वहाँ से निकले हैं। ये तो क्वालिफाई राउंड में थे। और अब आप देखें एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान जैसी टीम को हराया है, और उसके बाद दूसरी इंडिया जैसी टीम को बांग्लादेश ने हराई। ये सारी चीज़ें वो मैं कहूँगा कि ये जो आपका अब इनका जो एक मेन बैट्समैन है वो कल मेरा ख्याल अनफिट हुआ है, वो शायद ठकसाना नहीं कल खेल रहे, ना खेले। जी, महेश ठकसाना है जो कल नहीं खेल रहे। तो उनका ना खेलना श्रीलंका के लिए सेटबैक हो सकता है? देखें इतना अच्छा बैट्समैन और की बैट्समैन निकला है, और जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है और मैच विनर परफॉर्मेंस। और उसके बाद मैं कहूँगा कि ये इस तरह की जो कॉम्बिनेशन अब उसकी जगह किसी और को लाएंगे नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो फ़र्क पड़ता है। एक आदमी का जो अच्छा स्कोर किया वो कॉन्फिडेंस उसका और होता है, जो नया आएगा वो सर्वाइवल के लिए शुरू में खेलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा स्कोर करके फिर हिट आउट करेगा। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ जाता है अगर नया आए और पुराना आपका जो ऑलरेडी इन फॉर्म में बैट्समैन बाहर बैठ जाए। तो मैं कहूँगा कि श्रीलंका का कॉम्बिनेशन, और अब पिच के ऊपर देखना है, टर्निंग पिच बन गई इंडिया का भी, जैसे
पिछले मैच में हाल हुआ है कि टर्निंग पिच के ऊपर वो फौरी तौर पे ही आउट हो गए। तो श्रीलंका की टर्निंग मैं कहूँगा बॉलिंग स्पिनिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है और कॉम्बिनेशन उनका अच्छा बन गया है। और उसके बाद अब इंडिया की बैटिंग जो है उसको दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और कोहली आएगा तो उसके बाद फिर इनकी बैटिंग और मजबूत होगी। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा कल। कल के मैच में टीम कॉम्बिनेशन क्या है वो जरा मुलाहिजा करते हैं कि श्रीलंका की टीम में कौन से खिलाड़ी हैं और इंडिया की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो ये ज़रा फुल स्क्रीन आप टीम कंपैरिजन देखें तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया की अगर मजबूती है तो इंडिया की मजबूती किस बुनियाद के ऊपर है। और अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो गेम को पलट देने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ गुज़श्ता मैच में भी श्रीलंका ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी। अगर बात करें भारतीय टीम की, रोहित शर्मा उसमें मौजूद हैं, जसप्रीत बुमराह उसमें मौजूद हैं, ईशान किशन उसमें मौजूद हैं और श्रेयस अय्यर उसमें मौजूद हैं, रविंद्र जडेजा हैं, विराट कोहली हैं, कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद शामी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अजहर पटेल हैं, प्रिश करिश्मा हैं, केएल राहुल हैं और शुभमन गिल हैं। अगर श्रीलंका की बात की जाए, शनाका की कप्तानी है, कुसाल मेंडिस हैं और मेंडिस की कारकर्दगी पाकिस्तान के मैच में देखी जाए तो बहुत बेहतरीन रही और की प्लेयर्स में शुमार होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें सहान हैं, चैरथ एसालंका हैं, धनेजा डी सेल्वा हैं, बुमराह हैं, दुशान हेमांथा हैं और उसके अलावा करुणा रत्ने हैं, निसांका हैं, पथेराना हैं, कुसाल परेरा हैं और मधुशन हैं और रजीथा हैं, समाराव विकरामा भी हैं। लेकिन कल के दिन अगर श्रीलंका की टीम में से की प्लेयर कोई माइनस होता है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा श्रीलंका के लिए। लेकिन अगर क्राउड का प्रेशर देखा जाए, जो पाकिस्तान के मैच में हमने देखा कि अगर मालूम भी होता था कि बाउंड्री के ऊपर कोई प्लेयर मौजूद है और गेंद को रोक लेगा, तो क्राउड इस हद तक प्रेशर बिल्ड करता था कि जैसे बाउंड्री होने वाली है। तो ये जो प्रेशर है ये दूसरी टीम के आसाब पे किस हद तक मुसल्लत होता है, इसी पे बात करते हैं। सरफराज साहब, क्या समझते हैं क्राउड प्रेशर का किस हद तक इंपैक्ट पड़ता है मुखालिफ टीम पे कि जब होम ग्राउंड है श्रीलंका का, क्राउड उनका बहुत ज्यादा और क्राउड चार्ज भी हो? देखें, होम क्राउड का तो बड़ा असर होता है और जब इनकरेजमेंट मिलती है होम क्राउड में होम प्लेयर को, तो उसको मैं कहूँगा कि जब हम खेलते थे तो हम देखते थे कि हमारा क्राउड ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमें सपोर्ट करे, और हमें उसका जज्बा और जोश ज़्यादा हो जाता था कि हम क्राउड के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे और मेहनत करेंगे और परफॉर्मेंस शो करेंगे ताकि क्राउड डिसअपॉइंट ना हो। तो ये मैं आपको ज़बरदस्त आपने ये बात की यासर कि क्राउड का होना बड़ा ज़रूरी है और इनकरेजमेंट जो मिलती है उससे परफॉर्मेंस में निखार भी आता है और मेहनत वो तो कप्तान जी हमने किसी हद तक अपने आसाब पे काबू रख लिया, लेकिन जिस तरीके का वो चार्ज क्राउड था, कैमरा अभी घूमता नहीं था, हमें मालूम नहीं पड़ता था कि ये बॉल बाउंड्री की तरफ जाने वाली है या वहां पे प्लेयर खड़ा है। लेकिन क्राउड के शोर से हमें ये लगता था कि बाउंड्री लग चुकी, लेकिन वो बाद में पता लगता था वहां पे प्लेयर खड़ा है। उन्होंने इस हद तक आसाब के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश की है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें आ जाके अफसोस आता है तो उस एज पे होने वाले चौके का आता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो एज को ले बैठा है पाकिस्तान को फाइनल ले जाने से। उससे पहले भी मैं बता दूं कि दो गलतियां पहले भी हुई हैं। एक श्रीलंका 5 रन पे था, वो रन आउट था बहुत बड़ा जो मिस किया है। उसके बाद फिर विकेट कीपर ने 70 पे जो 90 रन कर गया है वो भी कैच छूटा। तो ये दो अगर कैच और रन आउट हो जाते तो मेरा ख्याल है उस वक्त पाकिस्तान का 90 स्कोर चाहिए था उनको, तो काफ़ी प्रेशर पड़ना था, 5 आउट भी हो जाते। तो बहरहाल एनीवे गुड फाइट हुई है और पाकिस्तान का जो नया कॉम्बिनेशन बना है उसकी वजह से मैं कहूँगा सेटबैक हुआ है। और पाकिस्तान के जो मेन फास्ट बॉलर नहीं हैं वो देखें आखिर में होते तो फिर श्रीलंका की जो 8 विकेटें थी 10 की 10 ही विकेटें फारिग हो सकती थी। जी अच्छा, अगर आप देखें कि श्रीलंका अपना आखिरी मैच जीता है ग्रुप 4 के अंदर, भारत अपना आखिरी मैच हारा है, क्या इसका प्रेशर होता है या बात आपकी वही वाली के रेट बढ़ाया जा रहा है?
बस देखें ये तो मजाक की बातें भी हैं और सीरियस भी हो सकती हैं, और क्योंकि ये मैं कहूँगा कि सबसे तो ये सामने बात आती है कि लोग मजाक करते हैं और इस तरह की बातें तो पहले भी निकलती रही हैं। एनीवे इंडिया और मेरा ख्याल है जो दूसरी टीम है श्रीलंका, अगर तो पिच टर्निंग हुई तो काफ़ी क्लोज मैच होगा। अगर पिच में घास हुआ और थोड़ी तेज़ हुई तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडिया का ज़्यादा 70% चांस है, क्योंकि इंडिया के पास तेज़ खेलने वाले बैट्समैन हैं। और उसके इंडिया की बाद बैटिंग लाइन अगर मवाजना किया जाए तो श्रीलंका से ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, कल जो होगा शौक से देखिए, अगर शाय के क्रिकेट हैं तो कोई भी टीम खेल रही हो मैच को एंजॉय करना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो अपने अहदाफ जो है आगे के मराहिल के वो सेट करेगा और हमें अपनी कोताहियों के ऊपर काबू पाना है, क्योंकि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे कि जो घुटनों के बल चले। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।